सुबह बखैर, सलाम इस सुबह जागो लाहौर प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज सुबह से ही फिर खासे बरहम हो गए हैं। सूरज खूब गर्मी बरसा रहा है और गुज़िश्ता रोज भी शहर में बारिश की पेशगोई तो नहीं थी, लेकिन नेचुरल डेवलपमेंट के तहत शहर के कुछ इलाकों में बारिश बरसती रही है। आज और कल भी कुछ हल्की फुल्की रेन हो सकती है, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस की बात कर ली जाए तो वायरस का फैलाव कम करने के लिए शहर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का इतला कर दिया गया है, जिसके तहत कोरोना से मुतासर मरीजों की रिहाइश का गली, चंद घर, दुकानें, बिल्डिंग्स को बंद कर दिया जाएगा। वहाँ के रहने वालों को कोरोना से बचने के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। नकल मकानी पर पाबंदी होगी। मखसूस एरियाज में किसी को दाखिल होने या बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी और कोरोना के कम से कम 2 मरीज सामने आने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और इसी मामले पर केसेस आने पर लाहौर के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जी हमारे तफरीही मकामात की। तो लाहौर सफारी जू के मुकीनों में खुशगवार इजाफा हो गया है। लॉकडाउन के दौरान 18 नए मेहमान सफारी जू फैमिली में शामिल हो गए हैं। सैर के लिए आए शहरी नन्हे शेरों और हिरनों की शरारतों से खूब लुत्फानंदोज भी होने लगे हैं। ज़ुनैरा इलियास रिपोर्ट में बता रही हैं। लाहौर सफारी जू की सैर के लिए आने वालों के लिए अच्छी खबर। नन्हे मेहमानों की आमद ने सफारी जू की रौनक मजीद बढ़ा दी। लॉकडाउन के दौरान 18 नए जानवरों का जन्म, 7 नन्हे शेर, होक डेयर, हिरन। सफारी जू में ज़ेब्रा फैमिली की तादाद भी 4 हो गई। सफारी पार्क में 1.5 माह कबल शेर के 7 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें से 5 बच्चों की देखभाल खुद शेरनी ने की, जबकि 2 बच्चों को हैंड कप किया जा रहा है। वेटरनरी ऑफिसर मदीहा का कहना है कि तमाम नन्हे मेहमान सेहतमंद हैं। मौसमी तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए इनको खुराक दी जा रही है। कुछ प्लेसेस के अंदर लायंस वगैरह, टाइगर्स वगैरह में आपने देखा है कि कूलर्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी ड्रेनेज के भी कुछ प्रॉपर साथ में इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे साथ साथ ये है कि जिस तरह वीट ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका भी कंटिन्यूसली वर्किंग चल रही है। सफारी जू इंतजामिया के मुताबिक नन्हे शेरों की आमद के बाद मजमूई तौर पर 14 शेर सफारी पार्क का हिस्सा बन चुके हैं। कैमरामैन यासिर रफी के साथ ज़ुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, लाहौर सफारी जू में डिटेल्स आपने जानी है कि नए नए मेहमान वहां पर पहुंच चुके हैं और शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि स्पेशली वीकेंड्स पर सफारी जू का रुख करती है। और अब तो खैर कोरोना का मामला भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए सैर तफरी के लिए आप बाहर जरूर निकलें, लेकिन मास्क पहन और एहतियाती तदाबीर अपनाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे आपके मसाल के हवाले से। और हमारा और आपका एक दरीना मसला है, वो है जो महंगाई का, जो कि हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय, कंट्रोल होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर, बताइएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है? पहले सब्जियों के हवाले से बताइए हमें। आज बिल्कुल सिद्रा, आज हफ्ते का पहला रोज है, कारोबारी रोज है, और आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों के नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और दिन ब दिन सब्जियां जो हैं वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। आज सब्ज मिर्च की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज 47 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। आज सब्ज मिर्च जो है वो 57 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को 57 के बरअक्स जो है वो सब्ज मिर्च 70 से 80 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त की जा रही है। लीमू की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया, 125 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम लीमू जो है वो शहरियों को 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इजाफा जो है भिंडी की कीमत में किया गया, 10 रुपए का इजाफा है, 78 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 88 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन भिंडी जो है वो मार्केट में 120 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर देसी टिंडे की बात की जाए तो उसकी कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज 100 रुपए फी किलो थे, आज 104 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन जो टिंडे हैं वो मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दिगर अगर सब्ज मसालों की बात की जाए जो कि हर हांडी का लाजमी जुज़ है, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक है, तो प्याज की कीमत सरकारी नरखनामों में 30 रुपए फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में प्याज जो है वो शहरियों को 50 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर आज 60 रुपए फी किलो सरकारी नरखनामों में मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन टमाटर जो है वो 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन 185 रुपए फी किलो है,
लेकिन ठीक है 185 अब्दुल के बराबर कादिर, से लहसुन हमें चिकन की कीमतों के हवाले से भी बताइए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना है और हर खास स्वाम की कोशिश होती है कि नजरो न्याज की जाए। चिकन की कीमतें क्या स्टेबल हैं या बढ़ना शुरू हो गई हैं वो भी? नहीं सिद्रा, चिकन की कीमतें स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि आज जो है वो गैर मामूली तौर पर 17 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है ब्रायलर गोश्त की कीमतों में। गुज़िश्ता हफ्ते जो है ब्रायलर गोश्त की कीमतें पहले 3 दिन जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा किया गया, जो कि 26 से 27 रुपए फी किलो का इजाफा था। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और महंगाई के हवाले से हमें खास तौर पर आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो कि हमारी यकीनी तौर पर शहर लाहौर की एक बड़ी आबादी है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करती है सफरी सहूलियात के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए। लेकिन अब बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में इजाफा होने जा रहा है और 20% इजाफे की कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 20% इजाफा हो जाए। इस हवाले पे बात करेंगे जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर हमारे पास मौजूद हैं। शब्बीर, बताइएगा, ये गरीब की सस्ती सवारी एक बार फिर से महंगी होने जा रही है? जी बिल्कुल, ये गरीब की सस्ती सवारी एक बार फिर महंगी होने जा रही है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में इजाफे के लिए जो है तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के लिए एक नई कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हुकामात पर जो है वो कमेटी किरायों में इजाफे के लिए रिपोर्ट बनाएगी और 3 हफ्तों में ये जो रिपोर्ट है ईवान वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी। और इसके साथ अगर बात करें तो इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान खिच्ची को मुकर्रर किया गया है और इस कमेटी में जो है वो सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शामिल होंगे। और उसके साथ अगर बात की जाए तो इससे कबल जो है वो कबीना की जानब से, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से भिजवाई की जो समरी है किराए में इजाफे के हवाले से उसको मुस्तरद किया जा चुका है। और उसके साथ साथ दूसरी जानब अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर की जानब से खुद साख्ता किराए जो हैं वो तो बढ़ा दिए गए हैं और अब जो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से उन किरायों को जो है वह कानूनी शक्ल देने के लिए तगोदो जारी है। इसके साथ अगर बात की जाए तो कोरोना के दौरान जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो बहाल किया गया था तो उस वक्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की वजह से उस वक्त हुकूमत की जानब से ट्रांसपोर्टर से जो है वो मुतालबा किया गया था कि जी किरायों में कमी की जाए। तो उस वक्त 15% नॉन एसी और 20% एसी जो बसों में है वो किरायों में कमी की गई थी और जैसे ही अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो है वो खुद साख्ता जो किराए हैं वो तो उनमें इजाफा कर दिया गया, मगर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से किरायों का कोई भी जो है मुरासला जारी नहीं किया गया था। और अब जो है इन किरायों पर जो ट्रांसपोर्टर की जानब से जो खुद साख्ता किराए बढ़ाए गए थे उनको कानूनी शक्ल देने के लिए अब ये तगदो जारी है कि इनको किसी न किसी तरीके से जो किराए हैं इनको कानूनी शक्ल देकर कोई तहरीरी मुरासला जारी। शब्बीर हैदर, हमें ये बताइए कि गरीब आवाम की जो सस्ती सवारियां हैं उनको महंगा करने के लिए तो कमेटियां बनाई जा रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, वहां पर सहूलियात कितनी मिल रही हैं, इसके लिए क्या कोई कमेटी बनी है? जी बिल्कुल सिद्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये लारी अड्डा बदामी बाग है, यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ना तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह है और ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही कोई वाशरूम है। और उसके साथ अगर बात की जाए तो कोरोना के हवाले से जो बनाए गए SOPs हैं उनको भी हवा में उड़ा दिया गया और इंतजामिया की जानब से जो बनाई गई कमेटियां थी वो भी यहाँ दिखाई नहीं देती कि उन SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके। और उसके साथ अगर बात करें तो सफाई का निज़ाम जो है उसको बहाल किया जाए। यहाँ पर सफाई की बहुत बुरी हालत है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। इसमें ज़राए के मुताबिक जो है एक लारी अड्डा बदामी बाग है जिसका सालाना 1 अरब रुपए जो है वो आमदन है और 1 अरब रुपए आमदन होने के बावजूद जो यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनको यहाँ पर या तो खड़ा होना पड़ता है या कहीं भी जो है इधर अगर बैठने की जगह मिल जाए तो वो स्टूल होगा या कोई बेंच पड़ा होगा तो वो भी टूटा हुआ होगा, टूट फूट का शिकार होगा। और ना तो यहाँ पर पंखे हैं
जो पंखे लगाए जाते हैं वो भी इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि नीचे यहाँ पर जो है हवा आने की वहाँ नीचे तक पहुंच नहीं पाती। आने वाले जो मुसाफिर हैं वो गर्मी में खड़े होने और बैठने पर मजबूर होते हैं। और उसके साथ पीने के लिए पानी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं, मगर वाटर कूलर को कनेक्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर पानी, ठंडा पानी तो दूर की बात है, यहाँ पर शब्बीर हैदर, हमें ये बताइए कि आपने यकीनी तौर पर कोरोना एसओपीज भी बताया कि उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं है, सहूलियात नहीं है, लेकिन किराए बढ़ाए जा रहे हैं। हमें ये बताइए कि जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट है, क्या उसके भी किराए बढ़ा दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से भी उसका फैसला ये कमेटी करेगी। कमेटी जो मरतब की गई थी कि कमेटी जो है तमाम रिपोर्ट मरतब करने के बाद ईवान वज़ीर आला को भेजेगी और उसके बाद फैसला होगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट में कितना किराए में इजाफा करना है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके में कितना इजाफा होगा। ये जो रिपोर्ट मरतब होगी उसके अंदर ये फैसला होगा कि कितना किराए में इजाफा होता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स है उनकी जानिब से जो 15% नॉन एसी और 20% जो एसी में बसों में किरायों में कमी की गई थी वो किराए उन्होंने दोबारा बढ़ा दिए हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो एसी बसेज हैं जिसमें डी क्लास बस स्टैंड आते हैं उनमें तो ऑर्डिनेंस है कि वो खुद अपना किराया बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सहूलियात देनी होती है तो वो अपनी मर्जी का बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे कि सहूलियात तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद किराए बढ़ाने की बात की जा रही है और बाकायदा तौर पर एक कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन जब दूसरी जानिब बात की जाती है आला हुक्मरानों की, खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब साहब की, तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब एक्शन लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाहौर शहर के जो भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और शहरियों की सहूलियत का खास ख्याल रखा जाएगा। क्या क्या प्लान है, किस तरह से कमेटी बनाई जाएगी, कौन कमेटी का सरबराह होगा, बात करते हैं चीफ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। लियाकत साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आला साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि अब जो बुनियादी मसाइल हैं उनको कंट्रोल करना है। देखिए जी, एक अमूमी तासुर था कि जैसे पीटीआई की बुजदार हुकूमत में जो है वो लाहौर नज़रअंदाज हो रहे हैं और वज़ीर आला ने फंड्स का जो ज़्यादातर रुख है वो साउथ पंजाब की तरफ या अपने इलाकों की तरफ मोड़ दिया है। और शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर जो तेजी से तरक्की कर रहा था उसके हवाले से अब पीटीआई जो है वो सियासी इंतकाम के तौर पर कह दें या फिर एक अपनी जो है एक कोताही कह लें कि वो लाहौर को नज़रअंदाज कर रही थी। बहरहाल इस तासुर को भी दूर करने के लिए और फिर लाहौर का अगर देखा जाए तो मिनी पाकिस्तान है, यहाँ के मतलब हर जगह से लोग आके यहाँ पे कारोबार भी करते हैं, बसते भी हैं, सारा कुछ है। तो इसके फिर उसी वजह से आबादी भी इतनी ज़्यादा है तो मसाइल भी हैं। तकरीबन कोई 15 के करीब ऐसे मसाइल जो कि रोज़मर्रा की अमूर को जो लाहौर में डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके लिए वज़ीर आला पंजाब ने यह फैसला किया है कि वो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसमें मुतल्लिका महकमों के जो वज़रा हैं वो शामिल होंगे और ये कमेटी वज़ीर आला की सरबराही के इजलास में जो है हर 15 दिन बाद मीट करेगी। अगर मसाइल की बात की जाए तो जो बुनियादी तौर पर चीज़ों को टारगेट करने जा रही है हुकूमत पंजाब लाहौर के हवाले से, उसमें एक तो जो लाहौर के रोड टूटे फूटे हैं मुख्तलिफ इलाकों में पैच वर्क का फुकतान है, उसको पैच वर्क को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और लाहौर के जो दूसरा जो है कि लाहौर में जो तरक्याती मनसूबे शुरू हुए हैं और वो अपनी मुकर्रर मुद्दत में अगर मुकम्मल नहीं हो रहे और उनको जो है तरजीही बुनियादों पर तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा ताकि उन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका आवाम को फ़ायदा हो सके। तीसरा जो है वो सफाई के हवाले से थे और उसमें LWMC के हुकाम भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस सफाई के निज़ाम को भी जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। एक सबसे अहम बात जो है कि वज़ीर आला ने इंतहाई प्यार भरे लहजे में, नरम लहजे में ब्यूरोक्रेसी से बात की है, लेकिन उन्हें आखिरी वार्निंग भी दी है। उन्हें कहा है कि हमने आपको ना तो कुछ सख्ती की है, मेरिट पे काम करने की आज़ादी दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम आप पर सख्ती करेंगे, हमें सर्विस डिलीवरी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट सर्विस डिलीवरी पब्लिक को नहीं दे सकता उसको जो है फिर घर जाना होगा। कमेटी कब बनेगी लियाकत साहब, ये बताइए, कितने मेंबरान होंगे, सरबराह कौन होगा, कोई अभी आया मामला सामने? देखिए, सरबराही तो खुद वज़ीर आला करेंगे। जब इस कमेटी ने मीट ही 15 दिन बाद करना है तो फिर वो उसमें जो मुतल्लिका महकमे हैं, जैसे अगर जो है PHA
के मामलात हैं तो उसमें मियां महमूद रशीद होंगे, इसी तरह जो डेवलपमेंट के मामलात हैं उसमें फिनांस मिनिस्टर होंगे, इसी तरह जो दूसरे सफाई के मामलात हैं उसमें मुतलका डिपार्टमेंट। तो जो इशू हैं उसमें यह भी तय किया गया है कि जो लाहौर में हर चौक और शाहराह पे जो है वो गदागर खड़े हैं उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जाएगी। जो परिंदे बेचने वाले हैं और उनके खिलाफ भी की जाएगी। मनशियात के आदि अफराद मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ मतलब देखा जाता है कि जो अंडर पासेज हैं, जो मेट्रो ब्रिजेस हैं, उनके नीचे जो हैं वो मनशियात के आदि अफराद बैठे हैं, उनके हवाले से भी खुसूसी तौर पर जो है वो वज़ीर आला ने हदायत जारी की। इसी तरह जो पार्क्स हैं, चंद एक पार्क्स जो बड़े हैं वो तो बहुत वेल मेंटेन है लाहौर के, लेकिन बाकी पार्क ऐसे भी हैं जो बने हुए हैं लेकिन तबाह हाल में हैं। उन पार्क्स की मेंटेनेंस और उनको भी बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला ने इक़दाम करने का फैसला किया है। तकरीबन कोई अहम चीजें जो है वो लाहौर की इसमें सारी कवर करने की कोशिश की गई है। 15 के करीब। लियाकत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आवारा कुत्तों का मसला था, फिर स्ट्रीट लाइट्स का मसला था, फिर ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीज़ें, हमारे इदारे भी मौजूद हैं, इदारों के वज़ीरान भी मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ क्या होने जा रहा है कि हम ये सोचें कि अब सच में कुछ हो जाएगा, क्योंकि इदारे मौजूद हैं, अफसरान तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। देखिए, एक वज़ीर आला जो है वो खुद जो है प्रोटोकॉल के बगैर एक गाड़ी लेकर रात को निकलते हैं और चीजों को खुद चेक कर रहे हैं। इसके नतीजे में अब पिछले 2-3 महीने से ये हुआ है कि वज़ीर आला सिर्फ निकलते और चेक नहीं करते, अफसरान को बकायदा उड़ाए भी जा रहे हैं ना। जो अफसरान की कमी कोताही नलायकी सामने आ रही है उन अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है, यानी आप सख्ती करने जा रहे हैं। पहले जो तकरीबन पौने के 2 साल थे उसमें वज़ीर आला ने इंतहाई जो है वो नरम लहजे से, प्यार भरे लहजे में जो है वो कुछ अफसर के खिलाफ कोई मुअत्तली को कुछ नहीं किया। सफाई का जब मामला हुआ तो आपके इल्म में है कि एमडी जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उनको तब्दील किया गया। जो नए आए हैं, जब वज़ीर आला ने उनका मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, वहां सफाई की सूरत ली, उसको भी जो है वो इजहार नापसंदीदगी का नोटिस दिया गया कि आप अपने मामलात को ठीक करें। बहरहाल जो होता ये है कि अब जब वज़ीर आला ने इजलास किया तो उसके फौरी बाद उसी जगह पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने भी इजलास किया। उसी इजलास उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि हमें शहबाज शरीफ के दौर में हमसे काम भी लिया जाता था और बेइज्जत भी किया जाता था, लेकिन अब हमें इज्जत भी मिलती है, इसलिए हमें अब डिलीवर करना चाहिए। अच्छा, मुझे लियाकत साहब ये बताइए कि जब ये तमाम मामला हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी की जानिब से या फिर इदारों की जानिब से, ये बताया जाता है कि बहुत सारे मसाइल इसलिए हल नहीं हो पाते कि हमें फंड्स रिलीज नहीं किए जाते। ये एक बड़ा बुनियादी मसला है, तो इसको भी ध्यान रखा जाएगा कि ताकि जो भी मसाइल हैं, क्योंकि जितने फंड मिलते हैं वो तनख्वाहों में निकल जाते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि फंड्स की कमी का मामला है, इसीलिए वज़ीर आला ने जो है ये एक्शन लिया कि जब वो खुद देखेंगे, मीटिंग को चेयर करेंगे तो फिर मुतलका डिपार्टमेंट ब्रीफिंग देंगे ना कि हमने जो सड़कों की मेंटेनेंस करनी है, टूट फूट है, इसको सही करना है, तो हमें इसके लिए इतने फंड चाहिए और हमारे पास जो बजट है उसमें इतने हमारे पास मौजूद है, हमें मजीद फंड्स की एलोकेशन की जरूरत है। बहरहाल जो है एक मुआशी तौर पर जो दबाव आया था फंड्स के हवाले से कि मुख्तलिफ महकमों के और जो अपने हुकूमत पंजाब के फंड्स तो कोरोना में इस्तेमाल हुए, लेकिन अब कोरोना की सूरत बेहतर है। अब इसलिए जो है वो जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको बहाल करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है अब रोजमर्रा के जो अमूर हैं, डे टू डे बिजनेस अफेयर्स जो हैं, उनको भी अब मुकम्मल किया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम फंड्स जो हैं वो यकीनी तौर पर जारी करेंगे और वसाइल को जो है इस मामले में नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वज़ीर आला इस बारे में नहीं डिलीवर करते, अगर ये कमेटी भी माजी की मुख्तलिफ कमेटियों की तरह साबित होती है, तो फिर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है पब्लिक के रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा पॉइंट जो इन तमाम चीजों में शामिल है वो ये भी है कि पार्किंग का मसला शहर में बहुत बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ ओवर चार्जिंग। इन दोनों मसाइल का हल कैसे होगा, जबकि दूसरी जानिब हमारे पास ना तो कोई पार्किंग प्लाजास मौजूद है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी पार्किंग प्लाजा नहीं है। मसला कैसे हल होगा जब तक इनके हवाले से मंसूबे नहीं आए? देखिए, वज़ीर आला ने ये कहा है कि पार्किंग के हवाले से जो है वो एक मुकम्मल प्लान बनाकर कमेटी को आइंदा इजलास में पेश किया जाए कि जो पार्किंग का इशू है इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अब हर शाहरा पे जो है वो कुछ लोग जो है हाथ में कापी पकड़ के तो खुद ही मोटरसाइकिलें और कारें लगवानी शुरू हो जाती है, कानूनी तौर पर ट्रैफिक जैम। इसमें देखिए ना, एक तजावजात का भी इशू है। वो तजावजात कई पार्किंग के नाम पे करते हैं, कई दुकानों के सामने करते हैं, हर मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। बहरहाल अगर हुकूमत अब डिलीवर नहीं करती
तो अपोजिशन भी तहरीक के मूड में है। अब अपोजिशन वो वाली नहीं है, नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात हो रही है, मरियम के निकलने की बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान एक्टिव है, बिलावल भुट्टो जो है वो चाहते हैं कि अब अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। तो हुकूमत को जो है बहरहाल फिर अपोजिशन के दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम भी इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑपोजिशन की आपने बात की है, यकीनी तौर पर ऑपोजिशन का पहले दिन से हमने वो रोल देखा ही नहीं जो कि होता है। इमरान खान साहब की अगर हम बात कर लेते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट की इन्होंने बहुत टफ टाइम दे रखा था नून लीग की गवर्नमेंट को, और बड़ा, हालांकि ये ऑपोजिशन में नहीं थे लेकिन उसको बावजूद इन्होंने बहुत सख्त टाइम दे के रखा। ऑपोजिशन के इख्तियार में बहुत कुछ है लेकिन वो अभी तक जो है वो मसलहत की सियासत में टिके हुए हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त की है। जिस मुल्क में अपोजिशन मुतहर्रिक हो वहां पर हुक्मरानों पर एक मुकम्मल चेक होता है। अगर आज हुक्मरान डिलीवर नहीं कर रहे तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन भी है, क्योंकि अपोजिशन उस हुकूमत पर कंट्रोल या चेक रखने में नाकाम है। अब मरियम नवाज जो है एक दिन के लिए अपनी पेशी पे कॉल देती हैं एहतजाज की, उसके बाद फिर खामोश हो जाती हैं। फिर उसके बाद पब्लिक इश्यू पर क्यों नहीं एक कॉल देती मरियम, निकलें कि आज जो है वो लाहौर के इन मसाइल पर मैं निकल रही हूँ और मैं फलां जगह पे जो है वो एहतजाज करूंगी। शहबाज शरीफ जो है उनकी पॉलिसी ना पार्टी को समझ आ रही है, ना अपोजिशन को समझ आ रही है, ना मौलाना फजल रहमान को समझ आ रही है, ना बिलावल को समझ आ रही है। जो कराची में इजलास हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी वाले परेशान थे कि ये शहबाज शरीफ आखिर कर क्या रहे हैं, कि इनका क्या एजेंडा है ना। अब कहा जा रहा है जैसे हुकूमत भी तनकीद का निशाना बना रही है। तो बहरहाल अगर अपोजिशन डिलीवर करे, अपोजिशन बाहर निकले तो ये लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के मसाइल के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और यकीनी तौर पर अवामी मसाइल के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, ना कि नैब के केसेस के हवाले से दबाव बढ़ना चाहिए। अब तक जो भी एहतजाज सामने आता है, रद्द अमल आता है, रिएक्शन आता है, पथराव आता है, वो नैब के केसेस पे आता है। हाँ। दूसरे मामला पे आना चाहिए। अच्छा लियाकत साहब, इनमें से ये हम जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ये बुनियादी मसाइल हैं जो सारे तकरीबन बात की जा रही है, इनमें भी कुछ तरजीहात हैं कि इनमें भी ये मसाइल हैं जिनको एक कैटेगरी में डाला जाएगा, इस पे तो हर सूरत जीरो टॉलरेंस है। सेकंड नंबर पर क्योंकि ये तमाम जो मामलात हैं एकदम से नहीं खोले जा सकते जो हमारी सूरत हाल है। देखिए आपने पहले भी बात की थी कि ये जो 15-16 मसाइल हैं लाहौर के, इनके हवाले से इनके मुतलका अदारे तो मौजूद हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें। अगर एक सड़क जो है उसको काटा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, वहां से पाइपलाइन गुजारनी है तो उसके चार्जेस दिए जाते हैं उस महकमे को। आखिर उन चार्जेस की वसूली के बावजूद उसका पैच वर्क क्यों नहीं होता? तो ये इसके लिए कोई इजाफी फंड की जरूरत नहीं, इसके लिए फंड ऑलरेडी होते हैं महकमे के पास ना। जो महकमे अपना सालाना एक डेवलपमेंट की, अपने मसाइल के हल की एक प्लानिंग करते हैं, उसके लिए बजट तो होते हैं। बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को डिलीवर करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट अगर एसी वाले कमरों में बैठ के ही काम करेंगे तो फिर कोई मसला हल नहीं होगा। वो वजीर आला पंजाब जो है उनके पास तो यही है ना, कोई इनको मुअत्तल कर सकते हैं, इनको वोटों से हटा सकते हैं। एतमाद की फजा भी नहीं है ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के जो रहनुमा है ना अभी तक। लियाकत साहब, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो एक खला है ना ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में, वो भी मामलात को हल नहीं होने देता, काम नहीं होने देता। देखिए पीटीआई की हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को रिलैक्स किया है, उसमें सबसे क्रेडिट जो ज्यादा जाता है वो इमरान खान का जाता है। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी से पहले 5-7 खिताब किए थे उसमें कहा कि आप पे कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी अब भी डिलीवर नहीं करती तो फिर इसका हल तो यही है कि फिर ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो कि दूसरे सूबों में भेजा जाए कि जाके वहां पर तबाही मचाएं, हमारे लाहौर में या पंजाब में तो ना मचाएं। लेकिन फिर ये भी तो होता है ना कि बार बार तब्दीलियां की जाती हैं और ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं जी हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हमें इतना टाइम मिलता तो हम काम करके दिखा देते। मुसलसल ये भी देखा जा रहा है ना। देखिए ब्यूरोक्रेट जो है अब वो कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है ना कि उन्होंने एक ही सीट पे बैठे रहना। मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूं तो मुझे डिलीवर भी तो करना है ना। उनको तनख्वाह दी जाती है, उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनकी लाखों की गाड़ियां, लाखों का पेट्रोल लेते हैं, लाखों की दूसरे जो है प्रिविलेजेस लेते हैं। तो अगर डिलीवरी नहीं करना, अगर चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपने मुतलका सेक्रेटरी से काम नहीं ले सकता तो फिर किस बात की भी गिला, किस बात का? ये तो सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स हैं। जो सर्विस डिलीवरी नहीं करेगा ब्यूरोक्रेट, उसको कोई हक नहीं है कि वो सीट पे बैठे, चाहे वो, अब उसका मतलब है कि उसे 3 साल के लिए सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जाए कि उसको जो है वो मौका दिया जाए 3 साल तबाही मचाने का और फिर उसको तब्दील किया जाए। अंसारी साहब, मेरा, आपका, हमारे सारे देखने वालों का एक मसला महंगाई, इस पे क्या होगा? देखिए महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा है और इसके हवाले से जो अब तक पीटीआई की हुकूमत के कुछ इजलास भी हुए हैं मरकज में और लाहौर में,
यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी MNS बोले हैं और वजीर आला के सामने भी बोले हैं कि महंगाई को अभी कंट्रोल गुज़िश्ता इजलास में भी बाकायदा महंगाई पे बात हुई है। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल। आज वजीर आला ने जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट में सिर्फ स्पेसिफिक इस एजेंडे पे कि जो चीनी आटे की कीमतें हैं, जो सरकारी नोटिफाइड कीमतें हैं, उन पे अमल क्यों नहीं हो रहा, उसके हवाले से इजलास तलब किया। लेकिन उम्मीद है कि ये इजलास बड़ा इजलास नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना, अब चीनी, आटा, गंदम, ये 2-3 वजारतें ऐसे वुजरा के पास हैं जो PTI के बड़े अहम वुजरा हैं, जिनके बारे में ये कम से कम नहीं कहा जा सकता कि वो बाइख्तियार नहीं है। मतलब अगर अब्दुल अलीम खान मिनिस्टर हैं तो मतलब उनके पास फुल पावर्स हैं और वो डिलीवर करने की लेकिन वो तो दिखाई कभी कभी देते हैं। देखिए आजकल वो भी तकरीबन अंडरग्राउंड है। देखिए, जिस आदमी को इस्लामाबाद से लगाव हो जाए, लाहौर में वो सिर्फ विजिट पे आए तो फिर ऐसा ही होता है ना। वही ना, ये भी तो मामला है ना, इनको भी देखने। अच्छा, ये 15 पॉइंट्स हैं जिसमें वही महंगाई वाली बात के, क्या महंगाई हमारा बड़ा मसला नहीं है? इसमें महंगाई नहीं ऐड की गई। देखिए ना, इसमें ये तो एक लाहौर के हवाले से स्पेसिफिक मीटिंग थी ना। महंगाई तो जो है वो ओवरऑल पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का मसला है ना, और उस पर जो है वो डे टू डे अफेयर जो है, उसमें बिजनेस है, उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वजीर सनत जो है वो उसके सरबराह हैं, फिर इसी तरह उसमें मुतल्लिका महकमों के वज़रा उसके मेंबर हैं। बात तो वहीं पे आती है, कमेटीज मौजूद हैं, नेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बात तो सिर्फ डिलीवर करने की, इम्प्लीमेंटेशन पे अमल दरामद ना हो। हाँ। वो हम एक वर्कशॉप में तो हमें बताया गया कि हुकूमत पंजाब ने 2016 में विजिलेंस कमेटियां कायम करने का कानून बनाया, तो देखा कि उसमें कानून को चेक किया तो आज तक 2016 से लेकर 2020 आ गया है, उस कमेटियां ही नहीं बनी, एक कमेटी नहीं बनी। कानून बनाया, उसको बाद में फाइलों में छुपा रख दिया, वो मुकद्दस फाइलें जो हैं उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। 2016 में आपने कानून बनाया, 2020 तक आप उस कमेटियां नहीं बना सके। वो कोई ऐसे 50 से 60 कवानीन हैं जो बन चुके हैं, लेकिन उनमें एक सिंगल यहां से कदम उठा के यहां तक नहीं रखा, यानी पहला कदम भी नहीं उठाया गया। तो बाज़ हुकूमतें बड़ा क्रेडिट लेती हैं कि हमने 1 साल में 30 कानून पास कर दिए, हमने 35 कवानीन पास कर दिए, हमने ये कर दिया। अमल दरामद कहाँ है? ठीक है ना। फिर इसी तरह देखें ना कि जो मसाइल के हल करने के लिए हर ब्यूरोक्रेट चाहता है कि उसको 3 गाड़ियां मिल जाएं, ऑफिस उसका शहाना हो। मैंने किसी ब्यूरोक्रेट का ऐसा ऑफिस नहीं देखा जो अप टू मार्क ना हो, मतलब AC, वेल फर्निश्ड, सारा कुछ है, लेकिन वो बंदा पब्लिक, हाँ, आपकी, मेरे, किसी और आम आदमी की, बिजनेसमैन की, ताजर की, सारों के जो है टैक्स उनसे चल रहे हैं ना। लियाकत साहब, अभी हम शब्बीर से जब बात कर रहे थे, आप इधर ही मौजूद थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई पे आ जाता है फिर कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। हम आटे की बात कर लेते हैं, वो तकरीबन 200-250 रुपए 1 साल के अंदर अंदर उसकी कीमत बढ़ गई 20 किलो आटे के थैले की। 2 साल पीछे जाएं तो चीनी की कीमत 50-55 रुपए थी, अब 100 रुपए में दस्तयाब है। महंगाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे होगा? और फिर गवर्नमेंट कीमतें बढ़ा रही है सरकार के निर्खनामों में भी। देखिए, इसमें हम सिर्फ बुजदार हुकूमत को मुद्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। महंगाई के ऊपर चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जो है वो 4 से 5 इजलास करते। नतीजा क्या निकला? अब मैं नतीजा बताता हूँ कि जो उस इजलास में आती है रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमने 25 छापे मारे, 10 चालान किए, 2 गिरफ्तारियां की, 3 जो है हमने जगह पे इतना सामान जब्त कर लिया। बात है कि अच्छे की रिपोर्टिंग हो रही है। ये तो सब अच्छा की रिपोर्ट वाली हुई ना, लेकिन ऊपर वालों को पता है कि ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, नीचे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, जाहिर है, जब अदारा शुमारियात ये रिपोर्ट देता है कि पेशावर में 110 रुपए में किलो में चीनी बिक रही है, लाहौर में इतने में बिक रही है, तो वो प्राइम मिनिस्टर मतलब समझदार आदमी है, उनको समझ आ जाती है कि कहाँ ये अदारा शुमारियात जो है वो कोई अपोजिशन का तो नहीं है, हुकूमत ये तो गवर्नमेंट का इदारा है अपना, जो अपने तौर पर नेटवर्क पे काम करता है, मार्केट से रेट्स चेक करता है। तो महंगाई ऐसा इश्यू है जो तहरीक इंसाफ के गले में पड़ेगी। अगर ये नहीं डिलीवर करते, महंगाई को नहीं कंट्रोल करते, चलो भी आप एक सरकारी तौर पर निर्ख बढ़ाते हैं, वो जस्टिफिकेशन है कि आप सारी चीज़ों का जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये गाड़ी जो बस चलनी है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका इतना जो है इसमें चलना है, इतना पेट्रोल इसको खर्च होना है, इतने मेंटेनेंस होनी है, तो ये जस्टिफाइड किराया है। जब वो किराया आप नोटिफाई कर देते हैं तो उसके बाद फिर अमल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो एक बड़ा मसला हो जाता है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और वजीर आला साहब एक बार फिर से मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए भी हैं
कि इन मामलात पे काम होगा। देखते हैं जो आने वाले वक्त में पीटीआई गवर्नमेंट डिलीवर कर पाती है या नहीं कर पाती। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पोलियो वायरस के हवाले से, जो कि यकीनी तौर पर अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है और बदकिस्मती से साल 2020 के पहले तकरीबन 7 महीनों के दौरान जुलाई तक 108 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 63 बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से रहा, 20 सिंध से केसेस रिपोर्ट हुए, 15 बलूचिस्तान से, 4 केसेस पंजाब से और 2 केसेस पंजाब में से भी 2 केसेस लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बच्चे ऐसे सामने आए जिनमें पोलियो पॉजिटिव पाया गया है। पूरी दुनिया में पोलियो तकरीबन 0 हो चुका है। जो 1-2 ममालिक रह गए थे जिसमें अफगानिस्तान था, नाइजीरिया था, भारत था, वो भी अब अंडर ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं, यानी वहां पर पोलियो खत्म हो चुके हैं। लेकिन वहां पर अब कुछ सालों की निगरानी की जा रही है कि मुसलसल अगर वहां पर पोलियो केसेस 0 रहे तो उनको भी पोलियो से क्लियर कंट्रीज करार दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से 1994 से लेकर आज तक पोलियो के खिलाफ मुहिम भी चला रहा है और उसके बावजूद केसेस देखे जाते हैं कि एक साल में ज़्यादा होते हैं, अगले साल में कम हो जाते हैं, फिर अगले साल में बढ़ जाते हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। 15 अगस्त से आगाज़ हुआ पोलियो मुहिम का, क्योंकि पहले कोरोना वबाई सूरत हाल थी। जो पोलियो की मुहिम थी वो भी ताख़ीर का शिकार रही। उसके बाद 15 से 20 अगस्त के दौरान 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ, जिस पर हमने देखा कि पोलियो टीमें घर घर जाकर पूरे पंजाब में बच्चों को कतरे पिलाए गए। आज उसी पर बात करनी है जी। सुंदर से इरशाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इंसदादे पोलियो प्रोग्राम की इंचार्ज हैं पंजाब की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुंदर साहिबा, सबसे पहले हमें बताइए कि लोगों का कैसा फीडबैक रहा और ये जो 5 रोज़ा पोलियो मुहिम हुई इसके नताइज कैसे सामने आए? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आपने बताया कि हमने आफ्टर द कोविड एक गैप आ गया था हमारी कैंपेन्स के अंदर, तो हमने इसको बाकायदा आगाज़ अपनी अगस्त से शुरू किया। इनफैक्ट हमने जुलाई में भी एक कैंपेन की थी जो सिर्फ फैसलाबाद और अटक तक ही महदूद थी, बट अब हमने 33 जिलों में अगस्त में ये कैंपेन चलाई। इसमें हमारे 17 मिलियन बच्चों का टारगेट था एंड वी अचीव्ड द टारगेट्स। इसमें अगेन कम्युनिटी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमने बच्चे अपने टारगेट के हिसाब से कवर भी किए। अगेन हमारी कैंपेन थोड़ी सी लिहाज से भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमने कोविड के अंदर अपनी कैंपेन चलाई। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपनी कम्युनिटी की सेफ्टी से अपनी फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करें, जिसके लिए हमने कोविड के SOPs प्लान किए हुए थे और बाकायदा हमने इनकी ट्रेनिंग करवाई अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की एक्सटेंसिव, जिसके बाद वी कुड मैनेज टू कंडक्ट दिस कैंपेन सक्सेसफुली। ठीक, सुंदर साहिबा हमें ये बताइए कि लोगों के रवैये कैसे रहे, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पोलियो वर्कर्स के ऊपर अटैक भी हो जाते थे, लोग घरों के दरवाजे नहीं खोलते या फिर मना कर देते हैं कि हम पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं पिलाएंगे। कुछ सुधार आया है रवैयों में, कुछ बेहतरी आई? जी डेफिनेटली इसमें हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को डेफिनेटली मुश्किलात तो पेश आती हैं। एट टाइम्स वी फेस डिफिकल्टीज, रिलक्टेंस भी होती है कम्युनिटीज में, बट देन वी हैव टू एंगेज देम। उनको समझाना पड़ता है कि ये आप ही की बेहतरी के लिए है, कि जब तक हर बच्चा हर दफा कतरे नहीं पिएगा वी कैन नॉट अचीव द टारगेट्स। इसी तरह कुछ जगहों पर जैसा आपने बताया हरासमेंट भी की जाती है कि वर्कर्स के साथ बदतमीजी की गई और इस किस्म के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे वर्कर्स की इतनी डेडिकेशन है, कमिटमेंट है कि बावजूद इन तमाम मुश्किलात के दे गो टू द फील्ड, हर घर में जाके वो कतरे जरूर पिलाते हैं एंड वी इंश्योर कि जहाँ पे भी इस किस्म के कोई वाकयात हो वहाँ पर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एंगेज करके और इनको जरूर कवर करके एंड कम्युनिटी को भी समझाएं एंड एट द एंड ऑफ द डे हर बच्चे को कवर जरूर करें। ठीक, सुंदर साहिबा, अब अगली मुहिम कब से आगाज होने जा रही है? प्लान हो गया या फिर अभी कुछ इंतजार के बाद आएगी अगली मुहिम? जी, अब क्योंकि जैसे हमने देखा है कि पोलियो केसेस में भी सर्च है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव प्लान्ड द कैंपेन्स एवरी मंथ। अब हमारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तमाम महीनों में कैंपेन्स प्लान है। सितंबर में हमारी जो कैंपेन है वो 15 सितंबर से शुरू हो रही है और उसके लिए भी हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी तरह हर महीने हम कैंपेन दिसंबर तक करेंगे एंड वी होप कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हम वायरस को जरूर इंटरप्ट कर सकें। ठीक, सुंदर साहिबा, अब हमें पोलियो के हवाले से जरा जनरलाइज इन्फॉर्मेशन भी मैं जरूर चाहूंगी कि शहरियों तक पहुंच जाए। ये पोलियो वायरस है क्या, किस तरह से फैल जाता है, बच्चों को किस तरह से अटैक करता है?
जी, बेसिकली पोलियो वायरस गेट ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ द पुअर सैनिटरी कंडीशंस। हमारे पास अगर अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर लें कम्युनिटी, तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल द वायरस। इसमें यही है कि अपनी हैंड सैनिटाइजेशन के ऊपर जरूर एम्फसाइज करें, जैसे कि कोविड का भी एक एसओपी है, बट हमारे लिए इसलिए जरूर इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोलियो वायरस भी आपकी गंदी हाइजीन की वजह से, माहौल अगर आपका साफ नहीं है उसकी वजह से ये फैलता है। और उसमें फिर यही है हमारे पास एक उसका ऑप्शन कि आप अपनी हाइजीन के ऊपर जरूर एम्फसाइज करें, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर जरूर एम्फसाइज करें। डाइट अच्छी होगी, आपकी हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली वायरस का स्प्रेड उससे कम होगा। सुंदर साहबा, लाहौर शहर के कुछ ऐसे इलाके, कुछ टाउन्स या कुछ जोन्स जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हों, कि वहां पर ज्यादा एम्फेसिस हो टीमों का? जी बिल्कुल, हमने हमारे पास हाई रिस्क यूसेज डिफाइंड है जिसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसाइज भी कर रहे हैं। उसके अंदर हम अपनी टीम्स की क्वालिटी और अपनी मॉनिटरिंग प्लान को भी हमने बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास लाहौर में 24 जो है वो हाई रिस्क यूसीज है, जहाँ पे हम हर दफा देखते हैं एनवायरमेंटल सैंपल्स भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम उन यूसीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उस जगह पे जो है वायरस को जरूर इंटरप्ट किया जाए। सुंदर साहबा, ये पोलियो की भी डिफरेंट टाइप्स हैं क्या, और पाकिस्तान में हम कितनी टाइप्स के देख रहे हैं? और ये जो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है, कतरे पिलाए जाते हैं, क्या वो सबके खिलाफ कुव्वत मुदाफित पैदा करती है? जी फिलहाल पाकिस्तान में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इस साल हमने टाइप 2 के भी केसेस देखे हैं जो कि इमर्ज हुए हैं। पिछले सालों में हमारे पास हम टाइप 1 को ही टाइप 1 और टाइप 3 के खिलाफ ही वैक्सीन दे रहे थे, बट दिस साल अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 भी हमारे सामने आई है। अभी हमने उसकी भी कैंपेन्स की हैं एंड इसके लिए डेफिनेटली अलग-अलग वैक्सीन होती हैं, बट वही कतरे ही हम पिलाते हैं बच्चों को। बट अगेन क्योंकि हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स इसकी इमर्ज हो रही हैं, सो अगेन हमारी यही पेरेंट्स से भी दरखास्त है कि अपने बच्चों को जरूर कतरे हर दफा पिलाएं ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो सके एंड दे कैन फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। ठीक, सुंदर साहबा, 1994 से ये मुहिम का आगाज हो चुका है, तकरीबन 26 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? कौन सी हमारी आदत हैं जिनको बदलने की जरूरत है कि पोलियो फ्री हो सके पाकिस्तान? क्योंकि हर गुजरते साल के साथ कभी केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, कभी कम होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हमारी काफी अरसे से कैंपेन्स चल रही हैं, बट एज यू माइट हैव सीन कि हमारी 2016 से 18 तक अगर हम देखें तो हमारा पंजाब में एटलीस्ट हम पोलियो फ्री थे। कोई सिर्फ एक केस 2017 में सामने आया था, विच मीन्स कि हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था वायरस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में एकदम इस पे काफी ज्यादा सर्च देखने में आई और 2020 में कोविड की वजह से अगेन हमारी कैंपेन्स नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अगेन हमने इसमें इजाफा देखा। इसका एक ही हल है, एक तो ये हम जब भी कैंपेन होती है तो पेरेंट्स अपने जरूर तावन करें, अपने बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपके अपने बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पूरी कम्युनिटी के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका बच्चा कतरे नहीं पी रहा तो इट नॉट ओनली डायरेक्ट अफेक्ट्स योर चाइल्ड, बल्कि ये दूसरी कम्युनिटी को भी इफेक्ट कर रहा है। सो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हर कैंपेन में कोई भी बच्चा हमारा मिस ना हो, हर बच्चे को कतरे पिलाए जाए। अदर देन दैट अगेन हमारी हाइजीनिक हैबिट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इसके ऊपर भी हमने इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी के तहत वी आर लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटीग्रेट करके इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं कि इस पर भी फोकस किया जाए। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे हमारा फोकस यही होना चाहिए कि कतरे जरूर हर कैंपेन में बच्चों को पिलाया जाए, कोई बच्चा भी मिस ना हो। डेफिनेटली पेरेंट्स का ताउन हमारे साथ बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी कैंपेन्स हर महीने आ रही हैं। So I would appeal to the parents कि वो हर बच्चे को जरूर कतरे पिलाएं। We also have a helpline available, अगर कतरे आपको पोलियो टीम आपके घर तक नहीं आती तो पेरेंट्स डू रिपोर्ट कि यहाँ पे नहीं आई ताकि कोई भी एरिया मिस ना हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुंदर सिरशाद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और पोलियो के हवाले से भी आपने बताया, मुहिम के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से, और खास तौर पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता दिया है कि अगर आपके बच्चे पोलियो कतरे पीने से रह जाते हैं मुहिम के दौरान तो आप कॉल करके अपने बच्चों को कतरे पिला सकते हैं, पोलियो टीमें आपके घर तक पहुंच जाएंगी। नाज़रीन, खबर मेरे पास ये है अलहमरा आर्ट काउंसिल से कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। और फिल्म फेस्टिवल है क्या, कितने रोज़ जारी रहेगा, किस मौजू पर मूवीज दिखाई जा रही हैं, इसी पे बात करनी है। जो मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी साहब हैं, डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर हैं, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में जुल्फ़ी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हो गया, कितने रोज तक जारी रहेगा, खास बात क्या है इसकी? एक्चुअली ये 12 सालों से है और जो कि अलहमरा आर्ट सेंटर में 3 हॉल्स में स्क्रीनिंग की जाती थी, लेकिन कोविड जाहिर है इसकी वजह से गैदरिंग्स तो उस पर पाबंदी है और SOPs पर। स्पेशली ये जो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है इंटरनेशनल,
और इसमें जो ऑडियंस होती है वो भी बच्चे ही होती हैं। ठीक। और क्योंकि बच्चों से रिलेटेड ही उन्हीं के सब्जेक्ट्स पर, और मज़े की बात ये है कि इस फेस्टिवल में मोस्टली जो शॉर्ट मूवीज होती हैं या कोई डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो भी बच्चों ने बनाई होती हैं। अरे क्या बात है। अच्छा। और बहुत क्रिएटिव काम होता है और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को बच्चों ने बहुत डिटेल में रेंडर किया होता है। आई थिंक अगर बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये जो हमारे प्रोफेशनल फिल्म डायरेक्टर्स हैं अगर वो देखें शायद वहाँ से कोई आइडिया वो पिक कर लें। ठीक। अच्छा, क्योंकि कोविड की वजह से इस वक्त वो स्क्रीनिंग तो नहीं हो रही, ये ऑनलाइन ये सारा है और ये 3 months चलेगा जो कि 21 से ये आगाज हो चुका है। नवंबर तक ये इंशाल्लाह 21 कितने ममालिक के कितने बच्चे कितनी मूवीज इसमें एक्चुअली इसमें 26 जो ममालिक हैं उनके बच्चों की या प्रोफेशनल्स की भी इसमें मूवीज हैं। ठीक। और 14 लैंग्वेजेस पर ये है जिसमें उर्दू भी है, इंग्लिश और ये सारी लैंग्वेजेस हैं इस रीजन की, क्या पूरे दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर है। और बहुत अच्छा है, एक एक्टिविटी है जो कि हर साल होती थी और इसको हमने डिसकंटिन्यू इसलिए नहीं किया कि बल्कि बेशुमार हमने जो हमारे एनुअली रेगुलर प्रोग्राम्स थे, लाइक लास्ट टाइम मैं जब आपको बताया था एग्जीबिशन थी, फिर सब ऑनलाइन पे कन्वर्ट किया गया, ऑनलाइन हमने रखा उसको। अच्छा जुल्फी साहब, ये जो शॉर्ट फिल्म्स ये कंपटीशन का आगाज हो गया है, फेस्टिवल का आगाज हो गया, इसमें मौजुआत स्पेसिफिक थे या फिर नहीं ओपन था? बिल्कुल। इसमें एक्चुअली मजे की बात ये है इसमें ज्यूरी में बच्चे भी शामिल हैं प्रोफेशनल्स के साथ। इसकी जो ज्यूरी है उनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो बच्चे जो बहुत क्रिएटिव हैं, जो कि लास्ट पिछले फेस्टिवल्स में उन्होंने कोई इनाम लिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, सो वो बच्चे इसमें शामिल हैं। एक्चुअली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए पूरा साल बच्चे इंतजार करते हैं और एक प्रोसेस है, एक उसको सोचते हैं, स्क्रिप्ट सोचते हैं, लोकेशंस देखते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, कुछ से एक्टिंग करवाते हैं, कुछ से रियल सीन्स क्रिएट करते हैं। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मेरा तो खुद दिल करता है कि मैं कभी ये काम करूं, लेकिन ये नो डाउट हमारे यहाँ पर ऐसा कोई स्कूल और कॉलेज स्पेशली फिल्म मेकिंग पर है, जैसे एनसीए में है वहाँ पर, लेकिन वो फुल फ्लैज छोटे बच्चों के लिए, और वो आगाज से नहीं है कि जो बच्चे इस साइड पे इंटरेस्टेड हैं वो आगाज से ही उन्हीं स्कूल्स में जाएं या फिर उन्हीं तालीमी इदारों में जाएं, कम से कम ये जो फेस्टिवल है इसमें वर्कशॉप्स भी होती हैं बच्चों। सो ये एक होता ये है कि जिन बच्चों के इंटरेस्ट होता है आर्ट में, ठीक, तो वो फिर डेफिनेटली कहीं जाकर तो ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए या सीनियर्स उनको बताएं। तो लाहौर आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चों की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर, थिएटर पर, फिल्म पर, म्यूज़िक पर वर्कशॉप्स करवाती हैं 10 दिन की, 15 दिन की, जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं। और मज़े की बात यह है कि वो जो वर्कशॉप होती है या फेस्टिवल होते हैं उसमें सिर्फ बच्चे नहीं इन्वॉल्व होते बल्कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। एक कलेक्टिव एक एक्टिविटी हो जाती है। उससे जो उनके पेरेंट्स हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है जब पेरेंट्स उनके हॉल्स में बैठे होते हैं और वर्कशॉप नीचे चल रही होती है, वो पेरेंट्स भी एजुकेट हो रहे होते हैं। अच्छा, मुझे हमें ये बताइए जुल्फी साहब के माजी में किस तरह के टॉपिक्स पे आपने देखा कि अवाम का बहुत एम्फसाइज रहा या फिर किस तरह के टॉपिक्स को उभारा गया, और अभी क्या है? एक्चुअली क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, क्रिएटिव एरिया है, और डेफिनेटली जो बच्चे इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, वो सोशल इश्यूज पर बनाते हैं। हाँ। वो एक्चुअली लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ इवेंट्स डिफरेंट हो रहे होती हैं। आज जो हुआ है वो कल एक और शक्ल में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वो सब्जेक्ट मिलते रहते हैं। वो ऐसा बहुत वसी सब्जेक्ट है सोशल इश्यूज का ना, सो मोस्टली सोशल इश्यूज पर होता है इनका। ठीक। अच्छा, फिर शॉर्ट फिल्म का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, सबको एक मैसेज और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा होता है कि आप कोई भी इस तरह की मूवी बनाएं या फिर उसमें एक मैसेज जरूर होता है। वही ना, ये आर्ट एक ऐसा टूल है।
आप किसी को भी कड़वी गोली भी आराम से निगल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आप एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट पर, एक पेनफुल सब्जेक्ट पर आर्ट के थ्रू अच्छी एक्टिंग, अच्छी लाइटिंग, अच्छी तरह उससे देकर आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना असर करती है इंसान पर। ठीक। अच्छा, ये शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इनका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर ही ये होनी चाहिए, या फिर ये भी ओपन है? इसके डिफरेंट एरियाज हैं। शॉर्ट मूवीज होती हैं 2 to 10 मिनट्स की, उसके बाद आधे घंटे की, उसमें फुल लेंथ भी होती है मूवीज। सो इसकी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, और सब्जेक्ट्स तो ओपन होते हैं इनका सब्जेक्ट तो टोटली। सो इसलिए वो शॉर्ट मूवीज ज्यादा अप्लाई करते हैं। देखिए ना, अब इसमें थाउजेंड्स बच्चे अप्लाई करते हैं। सो ये एक इंटरनेशनली यहाँ पर पाकिस्तान में जो बहुत नॉन प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के, वो इसमें आते हैं, डिस्कशन होती है, डिस्कशन सेशंस होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जूम पर होंगे वो, और ये वही एक्टिविटी एक्चुअली लाइव नहीं होगी, जूम पर होगी। और इसकी एक ऐप बनाई है लिटिल आर्ट। एक्चुअली ये मैं गलती होगी मुझसे, मैं माजरत चाहूँगा अगर मैं लिटिल आर्ट जो एक है, द लिटिल आर्ट एक NGO है, उनकी ये प्रोडक्ट है। हम इसके होस्ट होते हैं अलहमरा आर्ट सेंटर। कोलैबोरेशन से ये कोलैबोरेशन में ये होता है, और नो डाउट वो पूरा साल इसकी तैयारी करते हैं, और इस प्रोजेक्ट पर बेशुमार मेहनत होती है। एक टीम है उनकी बहुत बड़ी, हम भी उसमें शामिल हैं। हमारा भी उसमें इसलिए एक्चुअली इसमें जो एक मुश्किल एक जो होता है सेंसर करना मूवी को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यस, ये आप देखें ना, कोई भी मूवी उसमें कोई भी सीन हो सकता है, बिल्कुल कोई भी मवाद ऐसा हो सकता है कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। वो पोर्शन बहुत डिफिकल्ट, इसलिए मैं कहूँगा उसमें बहस होती है, जजेस होते हैं, वो एक जज थोड़ा उसको कहता है होने दे, दूसरा कहता है ना करें, अपने अपने आपके नजरियात होते हैं जिनको यस, वो इसलिए वो सबसे मुश्किल काम। अच्छा जुल्फी साहब, हमें ये बताइए, ये फिल्म फेस्टिवल तो ऑनलाइन चल ही रहा है, अलहमरा की रौनकें कुछ बहाल हुई? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई। बिल्कुल, अलहमरा आर्ट सेंटर की रौनकें बहाल हुई, लेकिन अब मुहर्रम है, ये 10 दिनों में कोई एक्टिविटी नहीं होती। आजकल फिर से बंद है, और इंशाल्लाह आफ्टर 10th मुहर्रम तो ये फिर से एक्टिविटीज़ नॉर्मली शुरू हो जाएंगी। हमारी बेशुमार शेड्यूलिंग है प्रोग्राम्स की, म्यूज़िक, ड्रामा फेस्टिवल, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स। एक्चुअली लोग वेट कर रहे हैं अब, क्योंकि पिछले 6 महीनों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो अभी 6 से 7 महीने में कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स होते थे, या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी जो कि लाइव ही होने का मजा आता था, जो मिस हो गई हैं? वो मिस हो गई हैं, या फिर आने वाले वक्त में उनका प्लान है? नहीं, वो मिस नहीं हुई, हमने उसको पोस्टपोन करके आगे शिफ्ट कर दिया था। और जिस तरह क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है, थिएटर फेस्टिवल है, जो कि हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को, नए ग्रुप्स को इनवाइट करते हैं, वो यहाँ आकर रिहर्सल्स करते हैं, फिर उनकी वर्कशॉप्स होती है, इंटरेक्शन होती है। यहाँ के लाहौर में नो डाउट, लाहौर में थिएटर या फिल्म या सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टफ मौजूद है, और बहुत क्रिएटिव टीचर्स यहाँ पर होते हैं। जब वो बाहर से आते हैं, पिंडी से, सरगोदा से, कोयटा से, कराची से, सो वो इकट्ठे वर्कशॉप्स करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो काफ़ी लर्न करते हैं। उसके बाद वो जो प्ले होता है वो बहुत खूबसूरत प्लेस होते हैं, और रियल जो हमारा थिएटर है, जो क्लासिकल थिएटर है, वो उसको हम प्रमोट करते हैं। इसी तरह क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, उसमें फिर हम जितने भी क्लासिकल सिंगर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बुलाते हैं। और इसी तरह गज़ल फेस्टिवल, और वैसे वनडे प्रोग्राम्स भी होते हैं। मोस्टली हम जो फोकस्ड हमारे एनुअली जो होते हैं वो फेस्टिवल्स होते हैं, उन पर हम, क्योंकि वो एक सीरीज होती है प्रोग्राम्स की, उस पर एक फोकस्ड काम, रिसर्च, और उसकी काफ़ी उसके बाद ठीक। मुसव्विरी की एग्जीबिशंस भी हमने देखा कि वो भी स्लो डाउन हो गया, आप दोबारा से हो गया आगाज, वो भी रूटीन पे आ गई हैं? एक्चुअली मैं क्योंकि खुद मुसव्विर हूँ, और मैं बल्कि आपके प्रोग्राम में ये भी कहता चलूँ
कि जितने भी क्रिएटिव लोग थे, चाहे वो मुसव्विर थे, राइटर थे, सिंगर थे, म्यूजिशियंस थे, आर्ट से जिसका भी क्रिएशन से ताल्लुक है, उनके लिए तो आइडियल था ये जो गुजरा है टाइम। बिल्कुल, क्योंकि उनको अपने साथ सलाहियतें और निखारने का मौका मिल गया बड़ा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाजरीन, आपने देखा कि अलहमरा की रौनकें दोबारा से बहाल होने लगी हैं और दोबारा से जितने भी प्लान्स थे उन पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। मुझे अपनी इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।